नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। 2024 हरियाणा में चुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार है। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने की बड़ी चुनौती रहेगी और इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत के हैट्रिक लगाने की रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटों के सूखे को खत्म करने की जद्दोजहद में है और सभी सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और कुरुक्षेत्र एकमात्र सीट ऐसी है जहां बीजेपी के नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता और इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और वहीं लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है और इसी के चलते हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी करनाल सीट पर नामांकन करने के लिए पहुंचे। दरअसल लोकसभा सीट के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम नायब सैनी ने अपना नामांकन किया। और बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने वाले हैं और इसी दिन करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। ऐसे में अगर जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी ने अपना अचानक सुर बदल लिया है और बीजेपी की नीतियों को कोसना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी भी पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के लिए हरियाणा में 10 में से 10 सीटें दोहराना क्या इस बार मुश्किल होगा? देखते हैं और जिनको कमल का फूल दे करके मेवात की सरदारी के बीच में भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी रामइंद्रजीत सिंह जी का जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें। राम साहब ने अपनी बातों में बहुत कुछ संकेत किया और उनके मन की पीड़ा ली है और मैं इस बात को समझता हूं जो राम साहब ने बात कही है कि मेवात के लोगों एक बार तो जागो। उनकी पीड़ा ये है, कांग्रेस लंबे समय तक जब उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए तो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं और आज राजबब्बर का कार्यक्रम यहां पर इनके कार्यालय पर समर्थक और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। सर, क्या कार्यक्रम था आज राजबब्बर जी? आज राजबब्बर जी जो हैं हमारे यहां से उम्मीदवार, उनको घोषित किया गया और चिरंजीव ने तो 3 दिन पहले ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला ली थी तो लोगों को भ्रमित ना हो। और हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा लक्ष्य ये है कि जो सांप्रदायिक ताकतें उनको हराना है, हमने संविधान को बचाना है। जो हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जो कहते हैं राम को हम लेके आए हैं, क्या भगवान राम को लाने वाले हो गए? क्या ये भगवान राम से भी बड़े हैं? भगवान राम हम सबको लेके आए हैं। इस धरती पर अगर कोई लेके आया तो भगवान राम हमें लेके आए हैं, वो सर्वप्रिय हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज देश को चाहिए क्या? रोजगार चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो 25 वायदे किए हैं, न्याय जो उन्होंने जो वायदे किए हैं, न्याय के जो वचन दिए हैं, उसमें युवाओं को जो है 1 लाख रुपए देने की बात है, यानी 8500 रुपये पर मंथ। उसके अलावा जो है महिलाओं को 1 लाख रुपया, जो महिला है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात है, उनका कर्जा माफ करने की बात है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों की ओर से मिल रहा है? का बहुत अच्छा रुझान है, अच्छा रिस्पांस है। देखो, लोग 10 साल की भाजपा सरकार से, मोदी जी से अब तंग आ चुके हैं, सबका जी भर चुका। 10 साल में अब ये नया आगे भविष्य देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल में केवल खोखली बातें मिली हैं। अब भविष्य की ओर देखने के लिए कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देना चाहते हैं।
भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये नारा भी दिन ब दिन पुराना होता जा रहा है। सबको पता है, शुरुआत इन्होंने की, फिर 370 पे आए। अब तो इनको डर ये है कि कहीं इनके साथ मीडियाशाही ना हो। वहीं इसी पर खास चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता अनु सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी का स्वागत है। सबसे मैं एक एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी और सबसे पहले मैं बेनीवाल जी के पास जाना चाहूंगी। बेनीवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सीएम ने आज नामांकन भरा है, शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्या लगता है चुनाव में इस तरीके का प्रचार बीजेपी को कितना फायदा होगा? बेनीवाल जी। अब सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, फायदा जो है पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। जैसे 2014 में जीत दर्ज की थी और 2019 में क्लीन स्वीप हरियाणा से किया था, अब की बार भी क्लीन स्वीप हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले ही कह दिया था कि मैदान बिल्कुल साफ है और मैं कहता हूं कि आज भी मैदान बिल्कुल साफ है, चाहे कैंडिडेट हर पार्टी के आ ही क्यों ना गए हो। लेकिन कोई भी पार्टी आज चुनावी मैदान में नहीं है, चुनावी समीकरण में नहीं है, कोई भी आज जनता के साथ संवाद नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज तक अभी तक 60 अपनी जनसभाएं कर चुकी है, विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है, रोड शो कर चुकी है और 12 मई तक हम हर एक विधानसभा को 90 की 90 विधानसभाओं में अपनी विजय संकल्प यात्रा को ले जा चुके होंगे। और 12 मई के बाद हमारे जो आला नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, नितिन गडकरी जी हो, सभी के सभी हरियाणा की धरती पर आएंगे और हरियाणा की जनता से वोट की अपील करेंगे कि जिस तरीके से पिछली बार 2019 में आप लोगों ने 10 की 10 कमल खिलाने के काम हरियाणा में किए थे, तो अब की बार भी 10 के 10 कमल हरियाणा के अंदर आप सभी को खिलाने हैं। क्योंकि हरियाणा के लिए या पूरे देश के लिए कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों काम ऐसे किए हैं जिससे भारत की अस्मिता आज बढ़ी है, हरियाणा का भी नाम काफी ऊंचा हो गया है और भारत देश का नाम पूरे विश्व की पटल पर आज अगर डंके के साथ लिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं उन नीतियों की वजह से है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में आपसी फूट जो आज चल रही है, चाहे वो किसी भी सीट की आप बात करें, लोहारू में आपने देखा कैसे एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ और वहां पर जूते चप्पल कपड़े फाड़ लिए गए। सेम सिरसा में ऐसा हुआ। कर्ण सिंह दलाल जी फरीदाबाद में कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। यहीं गुड़गांव के अंदर कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हो रही है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं। तो किस तरह की मानसिकता आज जिनमें है। और आज वीरेंद्र सिंह जी का बयान आपने देखा होगा, हिसार से बोला न्योता नहीं मिला भाई, नहीं जाएंगे ऐसे हम बिना न्योता मिले। तो इनकी आपस में ही पहले मैं ये बहुत बार कह चुका हूं कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, जब जाके ये लोग चुनाव में कहीं जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी 10 सीटें जीती थी और मैं दावा करता हूं कि अब की बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे और जो मार्जिन पिछली बार रहा अब की बार उससे ज्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने में कामयाब रहेगी हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे बेनीवाल जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स जी बने हुए हैं। वत्स जी, क्या लगता है बीजेपी की चुनौतियों के खिलाफ आपकी पार्टी कितना टिक पाएगी? देखिए, हमारी पार्टी पूरी मजबूत तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो पूरी मजबूती से इस चुनाव में लड़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो 10 की 10 सीट है वो इंडिया अलायंस जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी सभी सीटों को जीतने वाली है और आम आदमी पार्टी की जो एक सीट है वो कुरुक्षेत्र की, वो भी वो जीतने वाले हैं। क्योंकि ये जो 10 साल रहे, 10 साल में जनता ने महसूस किया है कि भाजपा की जो नाकामी रही है वो जनता के सामने आज सबके सामने है और जनता उनको देख रही है, पहचान रही है। रही बात अगर भाजपा के प्रवक्ता ने जो कई बातें कही है, मैं उस पर कुछ जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने बात की कि किस प्रकार से आज विपक्ष के नेता जो है वो जनता से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, जनता से बातचीत नहीं कर पा रहे, संवाद नहीं कर पा रहे हैं। मैं सर मानता हूं कि शायद ये देख नहीं रहे इनके जो प्रत्याशी हैं उनको किस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बातों सिरसा में किस प्रकार से अशोक तंवर जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है या किसी अन्य जो है
किस प्रकार से हर उनकी जो प्रत्याशी 10 से 10 प्रत्याशियों को उनको किस प्रकार से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री जो है करनाल से जब वो अपना वहां पे रोड शो कर रहे थे, किस प्रकार से किसानों ने उनको काले झंडे दिखाए, तो किस पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ा, ये सब जनता को दिख रहा है। और रही बात, इन्होंने जो बात करी कि हमारे आपसी फूट है, मैं तो मानता हूं, मैंने हर बार डिबेट में यही बात की थी जब मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा था आपके चैनल पे, कि थोड़ा समय लग रहा है लेकिन हम ऐसे प्रत्याशियों को उतारेंगे जिसमें सबकी सहमति होगी। और आज मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो अपने 9 के 9 प्रत्याशी उतारे हैं उन सब में सहमति है। और अगर आप देखेंगे किसी भी एक सीट का आप मुझे नाम बता दीजिए जहां पर कि जो दावेदार थे उनके बीच में अगर कोई लड़ाई चल रही है। आपने बात की अजय यादव जी की, आज ही अजय यादव जी ने राज बब्बर जी की एक रैली करवाई थी। अगर उनके बीच में आपसी फूट होता तो वो ऐसी रैली क्यों करवाते। करण दलाल जी बकायदा जाकर एक पत्र जारी करते हैं, मीडिया में जाकर ये बात कहते हैं कि भैया हम पूरा समर्थन देने वाले महेंद्र प्रताप जी को फरीदाबाद लोकसभा से। तो आपको किरण चौधरी जी या कोई भी आप ले लीजिए, हर सीट पे जाकर कोई विरोध का तो सामना हमें कुछ दिख नहीं रहा कि किस प्रकार से आपसी फूट है। मैं आपको एक चीज, अब एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप किसी एक व्यक्ति से नाराज हैं तो आप उस व्यक्ति की क्या सभा करवाएंगे? आप आप वहां पे जाकर उसकी सभा तो करवाएंगे नहीं। ठीक है। तो अगर अजय यादव जी उनकी सभा करवा रहे राज बब्बर जी की, तो कहां से उनके बीच में आपसी फूट है? ठीक है। बात यह है कि भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, वो एक अपनी जो उपलब्धि वो नहीं गिना पाए कि किस प्रकार से भाजपा ने बीते 10 साल में जनता के लिए क्या क्या काम किया, वो एक चीज नहीं गिना पाए। लेकिन वो इन्हीं सब बातों से बात करना चाह रहे हैं कि भैया आपसी फूट है, जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अपना एक आज जब चुनाव आ गया 10 साल के बाद, तो उनको समय आया कि अपना वो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश करें। बजाय रिपोर्ट कार्ड पेश करने के मोदी जी जगह जगह जाकर जब सभाएं करते हैं तो क्या बात करते हैं? झूठ वो परोसने का काम करते हैं, मछली पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक सवाल ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अजय चौधरी भी, जेजेपी प्रवक्ता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय चौधरी जी, पिछले विधानसभा में 10 की 10 सीटें आपने जीती और फिर सत्ता में बीजेपी के साथ आप आ गए और फिर अब बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपके खाते में इस बार कितनी सीटें? सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, प्रवक्ता साथियों को और हरियाणा के जन आवाम को, आपके चैनल देखने वाले सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जैसा कि आपने पूछना कहा कि 10 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आपने जीती जी, और अब क्या रहेगा। मैंने 1-2 डिबेट में पहले भी कहा और सोनिया जी बड़ी गंभीरता और शिद्दत के साथ मैं एक बात करता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान का ये दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे तौर से किसी राजनीतिक दल और जनता के बीच में लड़ा जाएगा। इससे पहले का जो चुनाव था वो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, जो सीधे तौर से जनता और कांग्रेस के बीच में लड़ा गया था। और उस चुनाव में हिंदुस्तान के जन आवाम ने पूरी तरह से कांग्रेस को धराशायी कर दिया था और लोगों ने देखा था कि किस तरह से उस समय की प्रधानमंत्री रही माननीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो ये तो चुनाव है सीधे रूप से जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में जो जनता हरियाणा प्रदेश की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम ये नहीं देख रही है कि किस प्रत्याशी के, किस पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना है, बल्कि वो ये देख रही है कि कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा रहा है, उसको वोट डालने का काम करेंगे। और मुझे पता है कि आने वाले 4 तारीख को आप जब टीवी पर खबर चलाएंगे तो सोनिया जी आप कहेंगे कि हिंदुस्तान और हरियाणा में कमाल हो गया, अप्रत्याशित नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चौधरी जी बने रहिए हमारे साथ। इनेलो प्रवक्ता अनु जी हमारे साथ बनी हुई है। अनु जी, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता कुरुक्षेत्र की सीट पर मैदान में उतरे हैं और ऐसे में क्या लगता है कि कितने सीटें आपके खाते में आ पाएंगे जी? क्या लगता है, जीत पाएंगे? जी सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे सारे प्रवक्ता भाइयों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जैसा आपने जिक्र किया कुरुक्षेत्र का, तो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र में कल ही काफी किसान नेताओं ने अभय चौटाला जी का खुला समर्थन किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर किसान नेता भी शामिल थे और दलित चिंतक भी शामिल थे। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस के टिकटों का वितरण किया है, बीजेपी के साथ सेटिंग करके टिकटें बांटी गई हैं,
जहां पे कुछ सीटें उन्होंने सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह से टिकट वितरण किया है, खुल के उन्होंने बोला है। और हमारी देखो, एक पार्टियां तो आपस में विरोध करती हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट, किसान आंदोलनकारी, वो लोग भी खुल के अब बोलने लगे हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सेटिंग है। खासकर हुड्डा साहब और भाजपा की साठगांठ हम तो लंबे टाइम से कह रहे हैं, लेकिन अब जनता भी कहने लगी है। उसके बाद आपने कहा कि कौन कौन सी सीटें, बिल्कुल हम कुरुक्षेत्र जीत रहे हैं, सिरसा, हिसार और गुरुग्राम। मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ कि इन 4 सीटों पे हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। कुरुक्षेत्र तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम जीत रहे हैं। सिरसा हम जीत रहे हैं, हिसार और गुरुग्राम में हम अच्छी टक्कर अभी दे रहे हैं। अभी जैसे जैसे समय बीत रहा है, इलेक्शन हमारे उठ रहे हैं और बाकी जगह भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम भाजपा की तरह जुमले नहीं फेंकते कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलेगा। मैं अब आती हूँ इन तीनों प्रवक्ताओं पे, छोटी छोटी बात कहूंगी। बीजेपी के मेरे भाई ने कहा कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिलेगा, तो मैं बता दूं कि कमल के तो सुंडी लग गई और इस बार सुंडी खागी कमल को। जिस तरीके से किसान हर जगह जहां भी इनके प्रत्याशी जा रहे हैं, इनको धक्के मार के गांव से निकाल रहे हैं, ये किस वहम में है, किस मानसिक अवस्था में है कि ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 छोड़िए जनाब, आप हरियाणा में 2-3 सीटें अगर ले जाते हैं तो आपकी मैं एक अचीवमेंट मानूंगी। सुंडी खागी कमल को, जिस तरह से इन्होंने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, अब किसान सब पिछले सारे रिकॉर्ड खोल के दिखा रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये अब अपना रट्टा वो पुराना शुरू करेंगे, जो कीर्तन भाजपा वाले करते हैं हमेशा कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, लेकिन कुछ दिया होता वो किसानों को भी पता होता और जनता को भी पता होता। उसके बाद मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा कि हम मजबूत है, तो आपकी मजबूती कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान नेताओं ने और जो हमारे एससी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल सरेआम बोला है कि किस तरह से हुड्डा जी भाजपा की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, टिकटों का वितरण भाजपा के कहने पे कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने, हालांकि मैं जजपा पे बोलना नहीं चाहती ज्यादा, लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि बोलना पड़ता है, इन्होंने कहा कि जनता और सरकार के बीच में चुनाव हो रहा है इस बार। बिल्कुल एक्यूरेट बात इन्होंने कही है। मैं 100% सहमत हूँ कि जिस तरीके से इमरजेंसी के बाद एक सीधा इलेक्शन जनता और सरकार के बीच हुआ था, उसी तरह से आज भी हो रहा है। लेकिन जनता और सरकार के बीच ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप कहाँ हो जनाब? आपकी स्थिति क्या है? आप तो इसी सरकार के साथ थे 4.5 साल, तो आपकी स्थिति भी बहुत ही हास्यास्पद बनी हुई है। तो इससे ज्यादा मैं जजपा पे नहीं बोलना चाहूंगी। बिल्कुल जो सेंट्रल पार्टियां हैं मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं और इनका एक टारगेट है कि किसी भी तरीके से क्षेत्रीय दल को घेरो, क्षेत्रीय दलों को घेरो। और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो क्षेत्र की, राज्य की आवाज होते हैं, और हम इनेलो बहुत मजबूती से हरियाणा की आवाज, खासकर किसान मजदूर जो कमेरा वर्ग है उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अकेले करेंगे, अपने दम पे करेंगे। जी ठीक है, ठीक है अनु जी, ठीक है अनु जी। इसी पर हम हमारे साथ लगातार वत्स जी बने हुए हैं। वत्स जी, आपने सुना भी अनु जी ने क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, और अनु जी ने लगातार कहा है कि बीजेपी के, बता दें कि तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं कि हर तरफ जो है बीजेपी चुनौती आपके सामने आ रही है। और क्या लगता है लोकसभा सीट का सूखा इस बार कांग्रेस के लिए क्या खत्म होगा? जो भी कांग्रेस में जिस तरह का गुटबाजी चल रही है, दल बदल का दौर लगातार जारी है, तो इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस बार आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, जिन्होंने बात करी कि भैया ये सीटें मजबूत है, अनु जी ने, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, इनकी मात्र एक सीट आई थी। अब तो ये विश्वास है कि वो भी एक सीट जो है इनकी वो भी जाने वाली है। तो मुझे ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ये अपने आकलन करके आ रही हैं कि भैया इन्हें यहाँ से जीत मिलेगी, यहाँ से जीत मिलेगी। इनको जनता ने स्थिति देख ली थी कि किस प्रकार से इनको एक सीट मिल पाई थी सिर्फ, वो भी इनके जो बड़े नेता थे बस वही जो चुनाव जीत पाए थे। और इन्होंने एक आरोप लगाया कि जो हमारे नेता हैं हुड्डा जी,
वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं और इसी वजह से उसी हिसाब से हमने टिकटों को वितरण किया है। जी। मैं नहीं मानता, पता नहीं किस आधार पर ये इस प्रकार का आरोप लगा रही है, क्योंकि हम सब ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत टिकट का वितरण किया था, जिसमें सभी लोगों से मांगा गया था कि कोई भी आवेदन करना चाहते टिकट के लिए तो वो खुलेआम कर सकता है, ताकि किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये भय ना हो, किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये बात ना कि पक्षपात हुआ है। तो हमने तो पूरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया था। और ये जो टिकट का फैसला है ये हुड्डा साहब नहीं करते हैं, ये जो टिकट का फैसला होता है ये सीसी करती है हमारी पार्टी की, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, तमाम जो सीईसी के बड़े नेता है वो करते हैं। हुड्डा जी थोड़ी ना टिकट का वितरण करते हैं यहाँ पे। हुड्डा जी मात्र एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उस प्रक्रिया के एक सदस्य थे जो उस प्रक्रिया में शामिल थे, लेकिन ये जो फैसला है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ था, जो कि फैसला जो था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। ठीक है, तो आप किस आधार पर कर रहे हैं मुझे इसकी समझ में नहीं आ रहा। रही आपने जो सवाल पूछा, मैं शुरुआत से कहता आया हूं, हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता सब कह रहे हैं कि ये जो 2024 का चुनाव होने वाला है ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, जिसमें भाजपा जो है वो बिल्कुल साफ होने वाली है। ये जो बात कर रहे हैं 400 पार की, इनकी 150 भी नहीं आ रही है और ये स्थिति जो है ये समझते हैं। इसी वजह से इनके जो नेता के अगर आप बयानबाजी देखेंगे किस प्रकार से ये मुद्दों पर चुनाव न लड़कर अलग अलग बातों पर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से जनता समझ चुकी है कि अब जनता अपने मुद्दों पर जुड़ना चाहती है, जो महंगाई आपको रोकना चाहूंगी, तमाम ऐसे मुद्दों पर जुड़ना चाहती है। आपको पूरा समय दिया जाएगा। अभी हमारे साथ लगातार बेनीवाल जी बने हुए हैं। बेनीवाल जी, आप अभी सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को जिस तरह से उन्होंने बोला है, और लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और अभी अजय यादव जी को देख लीजिए, राज बब्बर के समर्थन में आ गए। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सोनिया जी, कांग्रेस मुंगेरी लाल के हाथ में सपने वाला काम, सपने ले सकते हैं, सभी का अधिकार है। सपना देखना बहुत जरूरी है। सपने देख देख के इन्होंने 2014 का चुनाव हारा है, 2019 का आ रहा है। 2019 में से 40 सीटों पे सिमट गई थी कांग्रेस, और अब की बात 40 पे पूरे देश इनको मैंडेट देने वाला था। ना तो कांग्रेस और अलायंस के अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडी अलायंस, लालची अलायंस, भ्रष्टाचारियों का अलायंस, क्या क्या नाम उसको उपाधि दी जाए, उस अलायंस के पास ना तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। एक ऐसी टीम इन्होंने चुन रखी है जिसके पास कैप्टन ही नहीं है। बिना कैप्टन की टीम मैदान में उतार सकती है। देश आज देख रहा है कि एक टीम ऐसी भी है जिसका सशक्त कैप्टन है भारत देश को, जिसने पिछले 10 साल में विकासशील से विकसित की ओर लेके गए हैं। विकासशील आज तक हम किताबों में पढ़ते आए, लेकिन आगे आने वाले समय में जो आगे बच्चे होंगे वो बच्चे भारत को विकसित भारत पढ़ेंगे। ये काम आज मोदी जी ने किया है। मैं बात संविधान की बात भी कहीं से बीच में उठ के आई। बिल्कुल संविधान के लिए चुनाव है आज के दिन। 370 धारा को हटाकर पूरे देश के अंदर आज को अंबेडकर जी के अगर संविधान को लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये वही सरकार है कांग्रेस की जो 6 दशकों तक देश के अंदर राज भी किया है, लेकिन अंबेडकर जी के संविधान को पूरे देश में लागू नहीं करवा पाए थे ये लोग। इसीलिए इसी नाराजगी के चलते पूरे देश ने इनको हमेशा सत्ता से बाहर रखा है पिछली 2 योजनाओं से। और आज ही अगर आप देखें तो 30 करोड़ रुपए इन्हीं के नेता के सर्वेंट के घर से मिल जाते। एक सर्वेंट के घर से 30 करोड़ रुपए का मिलना मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त। ये आज तक भी भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प ले रखा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी उंगलियां उठाई थी। वो इलेक्टोरल बॉन्ड भी इसीलिए आया था कि कोई पैसा ले, चंदा ले तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। उसके ऊपर इन्होंने समर्थन भी दिया था, लेकिन आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार करना है, इनको पैसे भरने हैं। 500-500 के नोट, 2-2 हजार की गड्डियां, 30-30 करोड़, 500-500 करोड़ लोग पैसे इनको चुनाव में खर्च करने। वो कहां से आएगा? वो काला धन है। इस काले धन को छोड़ेंगे नहीं मोदी जी, कितना भी आप लोग अंदर डाल के रख लें, लेकिन मोदी जी हर एक आपके काले धन को, एक एक नोट को बाहर निकाल के जो जनता का पैसा है वो जनता तक पहुंचेगा। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी इन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं सेंटर से 1 रुपया छोड़ता हूं तो हरियाणा की जनता को सिर्फ मात्र 15 पैसे पहुंचता है। अरे भैया 85 पैसे कहां जाता था? आपको जवाब देना पड़ेगा इसकी यहां बैठ के कि वो 85 पैसा आपके प्रधानमंत्री के शब्द होते थे ये। और आप बार बार आज काम की बात कर रहे हैं तो काम सुनेंगे।
विकसित भारत बनाने की नींव पिछले 10 सालों में रखी है, कि आज गारंटी शब्द यूज हो रहा है कि हमने 10 साल की मेहनत की है। जब भी कोई डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो किसी के पास लिखा रहता है इस बीमारी का शर्त या इलाज, गारंटी से इलाज, वो उसके अनुभव के साथ होता है। तो आज हमारा मैनिफेस्टो अगर है, संकल्प पत्र है हमारा, उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी की गारंटी है। तो 10 साल का जो हमारा इतिहास है, 10 साल में जो हमने अनुभव लिया है, जो काम किया है देश की जनता के लिए, इसलिए हमें पता है कि अब जो आगे के काम होंगे वो गारंटी के साथ होंगे। इसीलिए हम आज देश को विकसित के लिए बात कर रहे हैं। एमबीबीएस की सीटें, छोटा सा एग्जांपल है, एमबीबीएस की सीटें 2014 तक 51,000। जेजेपी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एक मिनट, आपको रोकना चाहूंगी जी, चौधरी जी। सोनिया जी पहली बात की अभी गारंटी की बात कर रहे थे। गारंटी तो प्रधानमंत्री भूल गए। शुरुआत के पहले फेज में 400 पार और गारंटी पे बात हो रही थी जी। दूसरा फेज आते आते गारंटी भूल गए, 400 पार भूल गए। फिर मंगलसूत्र की बात आ गई, मंगलसूत्र और मुसलमान पर चर्चा करने लगे। और जब दूसरा फेज खत्म हो गया तो तीसरे फेज में भाषण ये हो गए कि मैं अगर हारता हूं तो पाकिस्तान खुश होता है, मेरी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो फिर पाकिस्तान में पटाखे छूटते हैं। तो इन तमाम चीजों से एक क्लियर है कि 3 चरणों में जो मुद्दे चेंज होते गए हैं उससे साफ जाहिर है कि ना 400 आ रहे, ना कोई गारंटी लागू हो रही है, और देश की जो जनता है बड़े बदलाव की तरफ जा रही है। और मैं आपको लिख करके देता हूं, आपको एक बात याद रखना, चौथे चरण के अंदर प्रधानमंत्री जी देश के सामने आंसू निकाल करके दिखाएंगे, वो इस बात पर मोहर लगाएंगे कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नहीं बल्कि सत्ता जताना चाहती। ठीक है चौधरी जी, वापस लौटूंगी। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। वहीं आप सभी प्रवक्ता एक बार बने रहिए और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल हटके। खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वैसे अपना भारत सुर्खियों में आता है कभी मंगलयान की वजह से, कभी चंद्रयान की वजह से और कभी आदित्य L1 की वजह से। लेकिन पाकिस्तान सुर्खियां बनता है कभी आतंकवाद की वजह से और कभी कभी ऐसी खबरों की वजह से जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 110 साल की उम्र में एक आदमी ने चौथी बार शादी की है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के अनुसार सिर्फ 110 साल के जवान अब्दुल हन्नान स्वाति ने अपने से सिर्फ 65 साल छोटी यानी 55 साल की एक महिला से चौथा निकाह पढ़ लिया। यानी उम्र 55 की और दिल बचपन का। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। हन्नान साहब ने मेहर में अपनी नई बेगम को 5,000 रुपये और परिवार के 84 सदस्य दिए। असल में हन्नान के 12 बच्चे, 6 बेटे और 6 बेटियां और ढेरों पोते पोतियां हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक शादी करना है और जन्म लेने के साथ ही हर पाकिस्तानी शादी करने के सपने देखने लगता है और जिंदगी भर जी भरकर शादियां करता है और जमकर बच्चे पैदा करता रहता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतने नहीं, इस मियां ने से जब कारण पूछा गया तो वो भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें शादी करना बहुत पसंद है और उन्हें महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगता है। कभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी शौक जवानों वाले। और अब्दुल मियां ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सच में देह में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी ए खुदा किसी कामिनी से मिला दे, एक छोड़ दूसरी को मारकर लचकदार दामिनी से मिला दे। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है।
बता दें कि 2024 के रण में सभी पार्टियां दल बदल के साथ अपने चुनावी मैदान में दल बल के साथ उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी थी और आज सीएम ने नामांकन भी भरा, शक्ति प्रदर्शन भी किया और हर तरीके से सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और वहीं अभी हमारे सभी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए थे। सबसे पहले मैं वापस सभी प्रवक्ताओं का स्वागत करती हूं और इनेलो की प्रवक्ता हमारे साथ अनु जी लगातार बनी हुई है। अनु जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता जी को सुना, वो लगातार कह रहे हैं कि 2019 में लोकसभा में आपकी पार्टी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी और आप इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया कहेंगी, क्या कुछ कहेंगी? जी सोनिया जी, इन्होंने शायद विधानसभा की सीट का जिक्र किया है कि एक ही सीट आई थी एलनाबाद की और ये लोग किस हैसियत से बोल रहे हैं जी। ये शायद मकसद था कांग्रेस के बोलने का। हम उस हैसियत से बोल रहे हैं कि एक सीट आने के बावजूद सदन में जिस तरीके से अभय चौटाला जी ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, जब हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन हो रहा था और पूरा हरियाणा सड़कों पे था, तब उन किसानों का साथ देने का काम उस एक सीट वाले ने किया था। ये जो 30 सीट वाले थे, ये कहाँ छुप के बैठे थे? ये जवाब मैं जानना चाहती हूँ कि आपको 30 सीटों का घमंड है। मैं तो कहती हूँ वेस्ट हुई वो 30 सीटों से आपने किया क्या? जिस तरह से शेरो शायरी हुड्डा साहब और खट्टर साहब पिछले 5 साल करते रहे, क्या इस शेरो शायरी करने के लिए 30 सीटें दी थी जनता ने? आपने किया क्या उन सीटों का? राज्यसभा में आपका वो हुड्डा साहब का जो लाल है वो भेज रखा है। कभी कोई मुद्दे ही नहीं उठाए किसानों के, किसान आंदोलन में कोई भूमिका ही नहीं थी। अब इनको वोट चाहिए किसानों के। और मैं यहाँ स्पेशली याद दिलाना चाहूंगी, ये बनते हैं हरियाणा के भाग्य विधाता। 2016 में जिस तरह से हरियाणा के अंदर हमारे बच्चों को 70-80 बच्चों को सरकारी गोली से मारने का काम किया है खट्टर सरकार ने, और जब कांग्रेस कहती थी कि हमारे बच्चों को मार दिया, बीजेपी कहती थी, बीजेपी ने तो बल्कि नारे दिए थे कि इतने बच्चों को गोली से दिया मार, फिर भी कहते हो कि 75 पार, और उसके बाद उसी भाजपा में जाके मिल गए। लेकिन उसी दौरान जिसने पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया था राजकुमार सैनी, उसी राजकुमार सैनी के साथ हुड्डा साहब आज गलबैया कर रहे हैं। ये विपक्ष के नाम पे धब्बा है कांग्रेस। ये किस मुंह से बोलते हैं हमारी एक सीट थी, लेकिन काम किया एक सीट वाले ने काम किया, जनता के मुद्दे उठाए। आप लोगों ने क्या किया? सैनी के साथ गलबैया करी, उस राजकुमार सैनी के साथ जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, हरियाणा को जलाने का काम किया। और मैं ये पुनः दोहराना चाहूंगी, अब तो किसान नेता भी कह रहे हैं कि हुड्डा भाजपा के इशारों से काम करता है। हम नहीं कह रहे, ये किसान नेता कह रहे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं। तो जनाब 30 सीटों का ये जो एरोगेंस है, ये काम दाम दंड भेद करके आपने 30 सीटें तो ले ली, लेकिन जनता को क्या दिया आपने? विपक्ष की भूमिका तक आपसे निभाई नहीं गई। और ठीक है अनु जी, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। लगातार अंशवत्स हमारे साथ बने हुए हैं। अंशवत्स, आप सुन रहे थे अनु जी को। अनु जी लगातार आरोप लगा रही है कि हुड्डा जो है वो भाजपा के इशारों पर काम करते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये समझ मुझे ये समझ में नहीं आ पा रही कि आधार पर ये सारी बातें कहती हैं। वो उनकी बी टीम बनकर काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर उन्हीं पे भाजपा केस डाल देती है, उनको ईडी सीबीआई में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो किस आधार पर वो भाजपा की बी टीम बनने का काम करते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज स्थिति ये है कि जितनी भी इनेलो है या कोई भी अन्य पार्टी है, भाजपा है, सारी की सारी पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है कि किस प्रकार से, क्योंकि इनमें से कोई भी आज जनता को फेस नहीं कर पा रहा है। ना इनेलो कर पा रही है, ना भाजपा कर पा रही है, कोई भी पार्टी फेस नहीं कर पा रही है। इन्होंने पूछा कि हमने इन बीते 9 सालों में विपक्ष की भूमिका, इन बीते 10 सालों में हमने विपक्ष की भूमिका में क्या निभाया। ये जो कह रही है कि 30 पार्टियों का, हमारे पास कोई 30 सीटों का कोई हमें घमंड नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हमने 30 सीटें लाकर भी भाजपा को ये महसूस करवाया कि भाजपा आज ये समझ पा रही है कि
वो 10 की 10 लोकसभा सीट लेकर आती है, लेकिन उसके बाद भी वो जनता को आज फेस नहीं कर पा रही है। ये चीज हमने महसूस करवाया है। हमने चाहे किसानों का प्रदर्शन हो, उसमें आप बात कर लीजिए, महिला पहलवानों की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए जब आशा वर्कर्स हमारी जो बहनें थी वो तो बैठी थी, या फिर सरपंचों का मामला हो, तमाम ऐसे इतने सारे मामले थे। सभी मामलों पर हमारी पार्टी के जो नेता थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है, या फिर दीपेंद्र हुड्डा जी, कोई भी अन्य आप बड़े से बड़े नेता आप ले लीजिए, सारे नेताओं ने जाकर वहां पर जनता के बीच में बैठे हैं, उनकी परेशानी को सुना और उनको राहत देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारी इस 30 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इस देश में, हरियाणा प्रदेश में जब कोविड की लहर आई थी, महामारी आई थी, उस समय पे अगर कोई एक नेता था जिसने जनता के बीच में जाकर उनको राहत पहुंचाने का काम किया था तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारी पार्टी के नेता थे, जो 30 सीटों वाले पार्टी के नेता थे। उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया। इसमें इनसे ब्रेक से पूर्व भाजपा के नेता ने तमाम ऐसी बातें की थी जिनका मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बात की कि भैया हम भ्रष्टाचारी अलायंस है, इलेक्ट्रो बॉन्ड जो लाया गया था अकाउंटेबिलिटी के लिए, जिस तरह हम सवाल उठा रहे हैं, ना कोई चीज आप भाजपा के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो आप अकाउंटेबिलिटी का जो ढिंडोरा पीट रहे हो, क्या ये अकाउंटेबिलिटी का ये जो पारदर्शिता थी, क्या ये भाजपा लेकर आई थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने इन पर दबाव बनाया, उसके बाद पारदर्शिता लाने के लिए इन पर जोर बना, तब इन्होंने करा, उसको सूची को जारी किया। पहले तो कहा कि भैया वो सूची मिल ही नहीं रही है, जब उन्होंने धमकाया तो उसके बाद उनको सूची मिली और उसके बाद उन्होंने उसको पारदर्शी किया। तो ये जो आप पारदर्शी को लेकर जो आप ये ढोंग कर रहे हैं, तो उस पर सच बोलिए। उसका मकसद ये नहीं था कि उसको पारदर्शिता लाने के लिए, उसका मकसद ये था कि कौन सी जो कंपनी है वो किस पार्टी को चंदा दे रही है, ये बात जनता को ना पता चले। इस वजह से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लेकर आए थे। ठीक है। आज बात यह है कि एक मिनट मैं कुछ बातों को जवाब देना चाह रहा हूँ। इन्होंने बात करी MBBS की बात कर रहे थे, गारंटी की बात कर रहे थे। आज कल नीट का पेपर हुआ था, उसमें किस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आया, बिहार में, राजस्थान में किस प्रकार से छात्रों को परेशान किया जा रहा था, फर्जी पेपर वहां पे, कोई दूसरा ही पेपर वहां पे पहुंच रहा था। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, मोदी जी की सरकार में किस प्रकार से पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और 30 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हरियाणा प्रदेश में। तो आपने पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कानून बनाया? यहाँ पे इंडिया लाइन्स की सरकार कहती है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती है तो हम पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। आप मुझे एक कानून बता दीजिए, आपने क्या कार्रवाई की है पेपर लीक को रोकने के लिए? तमाम पेपर लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? आप एक कार्रवाई आप मुझे बता दीजिए जो आपने कार्रवाई की। ठीक है, बेनीवाल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से लगाए गए हैं और कहा है कि बीजेपी जनता को फेस नहीं कर पाती। कुछ तमाम तरह के आरोप का दौर लगातार जारी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे बेनीवाल जी? सिरसा का इन्होंने उदाहरण दिया कि सिरसा में कैसे अशोक तंवर जी का विरोध किया गया। इन्होंने कहा पहले ही वक्तव्य, जैसे ही चुनाव आयोग के पास पहुंचे अशोक तंवर जी, किन किन लोगों का नाम सामने आए? कांग्रेस के ही लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, आए कि नहीं आए सामने? अरे आपके लोग जो उपद्रवी आज देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो हिंसात्मक होकर के रोडों पर आकर के ऐसे काम करना चाह रहे हैं, देश की जनता, प्रदेश की जनता सब देख रही है। बच्चा आप निश्चिंत रहें, आपके जो 5 गुंडे या 5 उपद्रवी आज आकर के रोडों के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं, तो जो एक गांव में अगर 5 बाहर आ रहे हैं, जो 5 लोग रोड रोक रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि 1995 लोग उस गांव के चुपचाप भी बैठे हैं बटन दबाने कि बस 25 तारीख आ जाए। और जो ये गुंडागर्दी का माहौल 2014 से पहले रहता था और आज फिर से इन्होंने चालू कर दिया है, तो जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके 1995 में जो लोग उस गांव के होंगे वो अब कमल का बटन दबाएंगे। इसीलिए हम आश्वस्त हैं और हम कहते हैं कि हमने जो डिलीवरियां की हैं वो जनता तक पहुंची हैं, हमने जो काम किए वो जनता तक पहुंचे हैं। इसी वजह से जनता बार बार आज नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को चुनती जा रही है और अब पीछे हटने का काम नहीं होगा। अब देश को विकसित बना के ही दम लेंगे। और MBBS सीट का जिक्र कर रहे थे तो सुन लें आप, 2014 से पहले 51,348 सीटें थी, मात्र 10 साल के अंदर 1,08,940 सीटें कर दी हैं, डबल कर दी। आपसे 6 दशकों में सिर्फ 51,000 सीटें हुई, हमने 1,09,000 करके दिखाई।
हमने यूनिवर्सिटी जो आपने 2014 तक 723 थी, हमने उनको बढ़ा करके आज 2024 तक 1113 कर दिया है। हमने मेडिकल कॉलेज तो आपने 387 छोड़े थे, उनको बढ़ा करके 706 कर दिया है। ये है मोदी जी का काम कि कैसे जनता के हितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहली रैंक पर ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट, डिजिटल पेमेंट में भारत पहले नंबर पर रहा। ये मोदी जी की उपलब्धि है। 46% शेयर है भारत का, पहला देश रहा जो चांद पे आप अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। अंश आपके पास लौटूंगे जी। सेकंड रैंक पर है ग्लोबल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। सेकंड रैंक पे रहा भारत देश फूड स्टील प्रोडक्शन में। सेकंड रैंक पे रहा रोड नेटवर्किंग इन द वर्ल्ड में। आप बात करते कि मोदी जी ने काम क्या किए, मैं काम गिनाऊंगा कि आप सुनते रह जाएंगे। अभी बॉर्डर रोड को बनाने के लिए 400% का बजट बढ़ाया हम लोगों ने। आपकी सरकार में सिर्फ आतंकवाद फैलता था बॉर्डर के ऊपर, आज बॉर्डर की सुरक्षा होती है। आपके टाइम पर 47,381 आतंकी हमले देश के ऊपर हुए, छोटे बड़े लगा करके। और 2014 के बाद से आज तक 2197 कितनी कमी की गई है। ये है मोदी जी का मॉडल, ये है भारत देश को विकसित करने का मॉडल। ठीक है बेनीवाल जी, वापस लौटूंगे आपके पास। बेनीवाल जी वापस लौटूंगे। लगातार हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता चौधरी जी क्या कुछ कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी बोलिए। सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। अभी मैंने सूरा जी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलते हुए सुना, और सूरा जी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला नारे ये लगाते थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में है, सोनिया जी पहली बार नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम और चौधरी देवीदास श्री के लोगों को इस देश के बड़े किसान नेता के रूप में जाना जाता है। जब ब्रिटिश लोगों की सरकार थी केंद्रीय विधायिका के समय, जब सर छोटू राम केंद्रीय विधायिका में ब्रिटिश लोगों के साथ सत्ता में शामिल हुए थे, तो उनका इतना बड़ा विरोध हुआ था कि उनको खुद के गांव में नहीं घुसने दिया। और वही छोटू राम जी ने सत्ता के साथ मिलकर के ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर के ऐसे ऐसे कानून बढ़ाए कि रेती सृष्टि तक किसान लोग उनको याद करेंगे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने जनसंघ के साथ सत्ता में शामिल होकर के और किसान की भलाई के लिए काम किए। चौधरी देवीलाल ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में भागीदार बनकर के और हरियाणा प्रदेश के और देश के लोगों की भलाई के लिए काम किए। तो सत्ता में शामिल होकर के जो भलाई आवाम की जा सकती है, जो किसान की जा सकती है, वो हमने की। और मैं आपके साथ दाखत के साथ बताता हूँ कि सत्ता में शामिल होकर के हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को 33% आरक्षण डिपो के अंदर हमने दिया। 50% से पंचायती चुनाव में हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को दिया। जो महिलाएं चूल्हे और चौकी तक सीमित थी, आज वो गांव की पंचायत चला रही है। 8% आरक्षण हमने 20 भाइयों को दिया। रविदास जी का मंदिर हमने हरियाणा प्रदेश में बढ़ाने का काम किया। इससे पहले 3 फसलें जो हरियाणा प्रदेश में एमएसपी पर खरीदी जाती थी, आज 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई। और सिर्फ 2 महीने के अंतराल में इतना बड़ा फर्क आया है कि आज किसान लोग तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे दुष्यंत चौटाला की सत्ता में हिस्सेदार थे। प्लीज मुझे बात कंक्लूड करने दीजिए। जब सत्ता में हिस्सेदार थे तो 48 से 72 घंटे के अंदर पेमेंट किसान के खाते में आती थी। आज किसान बदहाल है। 2 महीने में ही अंतर साफ दिखाई दिया। दूसरी बात, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेनीवाल जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों कांग्रेस के ऊपर हमला करते थे, अगर मैं सिलसिलेवार गिराने लगूं तो डिबेट में टाइम कम पड़ जाएगा। सोनिया जी इतने भ्रष्टाचारियों को इनने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और जिनको कोयला तोड़ कह रहे थे वो अब उनके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और शायरी किसी भी बात को कहने और समझाने का बेहतरीन तरीका है। तो मैं अपनी एक शायरी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। पहले ही बहुत बड़े विचारी थे आपकी पार्टी में, अब भ्रष्टाचारियों को भी पाला जा रहा है। ये हालात आज भारतीय जनता पार्टी के जो सुचिता की पार्टी थी, जो अपने आप से कहते हम पार्टी में डिफरेंस की बात करते थे, वो लोग आज लगातार भ्रष्टाचारियों को शामिल कर रहे। ठीक है, हमारे साथ लगातार अनु जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? अभी आपने जेजेपी प्रवक्ता को सुना, क्या कुछ तमाम तरह के आरोप आपके पार्टी के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ जवाब देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता भाई को थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि आप औरों को बाद में देखिए,
पहले जिस तरह से जगह जगह आपकी पार्टी के अंदर गुटों के अंदर जुत्तम पैजार हो रही है, वो पूरा हरियाणा देख रहा है। जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता आपस में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार वीडियोज आ रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं कुर्सियां फेंक फेंक के, तो डिसिप्लिन किस तरह का कांग्रेस में वो पूरा हरियाणा देख रहा है। उसके बाद मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि विपक्ष के कार्यकर्ता माहौल बिगाड़ रहे हैं, जो विरोध हो रहा है वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे सुनिए बेनीवाल साहब, आप अपने टाइम पे बोल रहे हैं, मेरा वक्त पे बोलने दीजिए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ कि जो इनके मुख्यमंत्री थे, उनका डायलॉग सठे साठम समाचरित कि अपने कार्यकर्ताओं को सिखा रहे थे मुख्यमंत्री किसान आंदोलन के दौरान, लठ उठा लो और मारो, नेता बन जाओगे अगर जेल में जाओगे तो। ये फिर हैसियत से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं? इनके राज के अंदर अफसरों की भाषा ये थी कि किसानों के सिर फोड़ो, ये वो मतलब निर्देश दे रहे थे अपने पुलिस कर्मियों को, अफसर। तो ये आज किस मुंह से बोल रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के? हाँ, पूरा हरियाणा आपके विपक्ष में है जनाब। विपक्ष भी नागरिक ही होते हैं और उनका है विरोध करने का। जब आपका मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि सिर फोड़ो, जेल में जाओ तो नेता बन जाओगे, तो जनता को सब याद है। उसके बाद मैं आना चाहूंगी जेजेपी पे। जेजेपी ने भी अभी शेर व शायरी करी, बड़ा अच्छा सुंदर शेर सुनाया आपने। लेकिन जेजेपी के तो हालात ये हैं कि जेजेपी के विधायक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में, चाहे वो जोगीराम तिहाड़ हों, जिन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगूंगा। तो ये हालात हैं जेजेपी के। दूसरा, जेजेपी का कोई सुरजा खेड़ा करके एक विधायक है, वो भाजपा के प्रत्याशियों के नॉमिनेशन भरवाने जा रहे हैं। तो जेजेपी जैसी दुर्गति तो मैंने किसी पार्टी की होती नहीं देखी। इनके लिए तो एक ही बात है, मेरे पास सौदा है कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। ये जो हालात हैं, मैंने भाजपा के हालात बताए, मैंने कांग्रेस के हालात बताए और मैंने जनता के हालात बताए। ठीक है, इसी पर उनसे जवाब ले लेते हैं। लगातार चौधरी जी भी बने हुए हैं, आपने सुना अनु जी को तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि जेजेपी के नेता जो है वो भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या जवाब? सोनिया जी, हिंदुस्तान के इतिहास में दल बदल कोई नया नहीं है। आज से पहले भी दल बदल होते रहे हैं और जिन विधायकों ने इस तरह का बयान दिया है, माननीय दुष्यंत चौटाला ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सीनियर कट एक बयान देकर के कहा है कि जननायक जनता पार्टी में रहते हुए अगर जननायक जनता पार्टी का कोई विधायक दूसरे किसी दल के लिए वोट मांगता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाँ, अगर वो जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा लेकर के अगर वो जाते हैं तो फिर वोट मांगे, वो स्वतंत्र है, किसी भी आदमी को वोट मांगने का राइट है। लेकिन जननायक जनता पार्टी में रहते हुए अगर वो वोट मांगते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, रानू जी आप बड़े ध्यान से सुनना। दल बदल का इतिहास हिंदुस्तान का बहुत पुराना इतिहास है। चुनाव के समय अक्सर नेता, कार्यकर्ता, जीवन अभिनेता के दल बदलते हैं। और सबसे पहला उदाहरण केंद्रीय विधायिका के समय का है। जब हिंदुस्तान का पहला उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जब श्यामलाई नेहरू ने केंद्रीय विधायिका से विधायक होते हुए और ब्रिटिश लोगों की तरफ अपनी आस्था व्यक्त कर दी थी। दूसरा उदाहरण 1937 का है, जब मुस्लिम लीग से विधायक बने हाफिज मोहम्मद ने दल बदल करके कांग्रेस शामिल हो गए थे। और 1967 में तो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ कि 547 विधायकों ने और सांसदों ने एक दल से दूसरे दल में वापसी की। उसी के बाद 1985 में सरकार को दल बदल का कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये इतिहास आज तक को कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, हिंदुस्तान में आया राम गया राम का नाम तो सुना होगा, जो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके फादर साहब वालिद साहब के नाम से आया राम गया राम का नारा पड़ा था। एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदल गए थे। तो ये कोई नया नहीं है। जननायक जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, जड़ें मजबूत है, तला मजबूत है, टहनियां मजबूत है। पतझड़ के समय में पत्ते गिरते रहते हैं, पत्ते नहीं गिरेंगे तो फिर नए कैसे आएंगे? तो हम लोग भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, आप टेंशन ना लें। ठीक है, बेनीवाल जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। बेनीवाल जी, आपने अभी जेजेपी प्रवक्ता को सुना, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अभी चौधरी जी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ताओं का, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका लगातार विरोध किया जा रहा है, जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रसार करने के लिए लगातार विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? जेजेपी का तो नाम ही जमानत जब पार्टी है।
जी। इनके तो सारे तो लोग छोड़ के चले गए, इनके पास है क्या? प्रदेश अध्यक्ष इनका गया, महासचिव इनका गया, एमएलए इनके गए, जो कैंडिडेट बना रखे इन लोगों ने वो सिर्फ कैंडिडेट बचे हैं, उसके अलावा इनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। इनके पास तो अपनी बातें सुनाने के लिए कुछ है नहीं, जनता से मिल नहीं सकते। कैसे दुष्यंत चौटाला के पीछे पीछे लोग हो रहे हैं गाँव में, ये देख नहीं रहे क्या अपनी पार्टी के बारे में? और अनु जी को तो शायद नया चश्मा लेना पड़ेगा, इनसे ज्यादा धूल जम गई है। इनको ना तो लोग दिख रहे हैं, ना लोगों को ये दिख रहे हैं। ये मास्क लगा लिया शायद इन लोगों ने, इसलिए इनको देख नहीं पा रहे दुष्यंत। इसलिए ये कभी सत्ता में हुआ करते थे, सत्ता से एक सीट पर लेके आई हरियाणा की जनता। तो हरियाणा की जनता को पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल किस तरह की पार्टी है, किस तरह की विचारधारा इन लोगों की है, कैसे ये हरियाणा के अंदर इन्होंने काम किया है, लूट खसोट गुंडागर्दी कैसे चरम पर थी इनके टाइम पे, तो वो भी हरियाणा की जनता ने देखा। इसलिए इनको आज सत्ता से बेदखल करने का काम हरियाणा की ही जनता ने किया है। कांग्रेस के मेरे साथी बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं फिर से इनको यही कहूंगा कि भैया अपने संगठन में गठबंधन कर लो, अगर आप लोगों को चुनाव लड़ना है तो। और मैं एक बात और कहूंगा सोनिया जी, तीनों ही पार्टी के साथियों में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने की होड़ लगी हुई है। इसका मतलब सारा विपक्ष और ये तीनों पार्टियां ये मानती है कि ए टीम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ जनता के साथ संवाद भी वही कर रही है, चुनाव भी वही लड़ रही है। और सिर्फ अनु सूरा कह रहे हैं कि अंशवत्स की पार्टी बी टीम है भाजपा की, चौधरी साहब कह रहे हैं अनु सूरा की पार्टी बी टीम है, वत्स साहब कह रहे हैं चौधरी साहब बी टीम है। तो इनका तो बी टीम, सी टीम, ई टीम, डी टीम बनने का इनकी होड़ लगी हुई है। ए टीम के चक्कर में कोई नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि देश की जनता और हरियाणा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएगी। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें अनुजी फाइनल कमेंट, ठीक है, कमल खिला करके भेजेंगे। ठीक है अनुजी फाइनल कमेंट। जी समय का अभाव है, थोड़े से शब्दों में अपनी बात पूरी कर दीजिए। जी, बेनीवाल साहब ने कहा कि अभी अलग अलग पार्टियों में बी टीम बनने की होड़ लगी हुई है। अरे लानत के तौर पे कहा जा रहा है, शर्म की बात है, गाली के तौर पे यूज किया जाता है। भाजपा की बी टीम होना एक गाली के तौर पे यूज करते हैं। तो अगर कोई पार्टी घटिया काम कर रही है उसको कहा जाता है कि तो भाजपा की बी टीम में भाजपा की तरह गिरी हुई है, इसलिए कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इनेलो के टाइम में लूट खसूट होती थी। आपके राज के अंदर जो कॉर्पोरेट है उनके गले पे अंगूठा दे दे के आप लोगों ने रिश्वत ली है। जिन कंपनियों की साल की कमाई 1 करोड़ है उनसे वो 100 करोड़ चंदे दे रही है। चंदा चोर पार्टी है आपकी, किस मुंह से बोल रहे हो? आप एक किसान परिवार से हो, आपको शोभा नहीं देता बीजेपी की वकालत करना। खैर आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि हाँ ठीक है अनु जी, जी समय का अभाव है अनु जी, समय का अभाव, सबसे फाइनल कमेंट लेना है। जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि पत्ते झड़ते हैं, पत्ते तो झड़ते जनाब, लेकिन आपकी तो जड़ में दिमक लग गई। पत्ते झड़ना अलग चीज होती है। ठीक है वत्स जी फाइनल कमेंट। जी मैं ऐसा मान लूं, देखिए कि जो ये चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। और इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक पार्टी है जो ये चुनाव जो है इस आधार पर लड़ना चाहती है कि कह रही है, जगह जगह जा जाकर कह रही है, इनके प्रत्याशी जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ये ऐसी पार्टी है, पहला ऐसा चुनाव है जहां पर आरक्षण जो है, इनके प्रत्याशी कह रहे कि आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे, आप 400 सीट हमें दे दीजिए। तो सही में ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जो आज प्रेजेंस हमारे पास जो है वो संविधान के रूप में है, उस संविधान को बचाने का चुनाव है। तो उनकी विचारधाराओं को बचाने का चुनाव है। ये आज बात करेंगे कि किस आधार पर बात कर रहे हैं कि भैया ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए जगह जगह जाकर ऐसी कई ऐसी सीट है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी की अगर आप सीट ले लीजिए, वहां पर कितने सारे प्रत्याशी जो है उनको नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। वहां पर निर्विरोध से चुनाव जीते जा रहे हैं भाजपा के, चाहे वो सूरत की बात हो, चाहे अमित शाह जी के संसदीय क्षेत्र की बात हो, या तो नामांकन को रद्द कर दिया जा रहा है, या फिर जो प्रत्याशी हैं दूसरी पार्टियों के या निर्दलीय, उनको डरा धमकाकर, उनको बहला फुसलाकर, लालच देकर उनको उनका नॉमिनेशन जो है वो वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक चुनाव आप करवाने की में विश्वास कर रहे हैं? अगर आपकी सही में 400 सीटें आ रही होती तो आपको आज इस प्रकार से निम्न स्तर पर गिरने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको निर्विरोध चुनाव लड़वाने पर आप जा रहे हैं। तो आज जो चुनाव है ये बात नहीं कर पा रहे कि किस प्रकार से मोदी जी आज जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों के साथ कर रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव है। चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चौधरी जी
सोनिया जी बहुत ही झूठी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय केजरीवाल जी ने अभी कहा कि जननायक जनता पार्टी में नेता नहीं बचे। नेता दल आवाम बढ़ाती है और हमारी पार्टी कैडर की पार्टी है, एक एक कार्यकर्ता नेता है। और मैं फाइनल बात भी रखी एक शायरी के माध्यम से कंक्लूड करूंगा और विशेष कर केजरीवाल जी के लिए है कि निगाहों में मंदिर है, गिरे और गिरकर संभलते रहेंगे। हवाओं ने लाख कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी डरते रहेंगे, चिराग आंधियों में भी डरते रहेंगे। ठीक है, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता चौधरी जी बने होते, आपका धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता अनुसूरा जी बनी हुई थी, आपका भी धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स बने हुए थे, आपका धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे। हरियाणा में छठे चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है और इसी को लेकर सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और दल बदल का दौर लगातार जारी है। ऐसे में ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता के दिल पर कौन राज करेगा। क्या बीजेपी फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत को दोहरा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।